नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में आपका पाठ 10 है, नेताजी का चश्मा, जो कौन से में है? गद्य भाग में। गद्य हमेशा इसके अंदर क्या होता है? कहानियां होती है, और पद के अंदर कविताएं वगैरह होती है। तो हमने पद पढ़ा था, आज हम गद्य पढ़ते हैं। गद्य खंड का आपका 10वां पाठ है, नेताजी का चश्मा। ये एक क्या है? कहानी है। उसके लेखक कौन थे? स्वयं प्रकाश। पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो लेखक कौन थे? हमारे स्वयं प्रकाश, जिन्होंने नेताजी का चश्मा कहानी लिखी। उनका जन्म 1947 में कहाँ हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंदौर जगह है, वहां पर। संपादन मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई की, और एक संपादन था, पत्रिका संपादन, जिसका नाम वसुधा था। उसके अंदर वो क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। उनकी जो कहानी संग्रह, उन्होंने क्या किया? 13 कहानियां लिखी। उसमें से मैंने 2 के यहाँ पे नाम लिखे, सूरज कब निकलेगा, संसाधन नेताजी का चश्मा। ये उनकी क्या थी? कहानियां थी। वो उपन्यास भी लिखते थे। अब उनके इन कहानी और उपन्यासों के लिए उनको क्या क्या पुरस्कार दिए गए? तो उनको पुरस्कार के अंदर पहल सम्मान पुरस्कार, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उनकी जो कहानियां होती थी वो किससे मिलती जुलती थी? एक तो वर्ग शोषण, मतलब जो अमीर है, गरीब है, उनके बीच में जो शोषण होता था उसके बारे में, जो भेदभाव होता था, और देशभक्ति के बारे में ये क्या करते थे? अपनी कहानियों को बताते थे। और इनकी भाषा इतनी सरल होती थी कि सभी को क्या होता था? आसानी से पता चल जाता था। अब इस कहानी जो नेताजी का चश्मा है, उसमें लेखक ने कैप्टन को माध्यम बनाकर यह बताया है कि लोगों में अभी भी क्या है? देशभक्ति जागृत है। देश क्या? चारों सीमाओं से घिरे हुए भूभाग को हम देश नहीं कह सकते। कह सकते कि चारों दिशाओं, मतलब चारों सीमाओं से घिरे हुए को हम अगर देश कहते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा। जो देश में जो लोग रहते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, वनस्पति हो, जीव जंतु, उन सभी की हमको क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। उनके लिए हमको क्या करना चाहिए? उनका कल्याण करना चाहिए। उनके देश के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। वही क्या होता है? सच्चा देशभक्ति। वही एक अच्छा देश कहलाता है। तो यहाँ पर इस कहानी में कैप्टन के माध्यम से नेताजी ने बताया कि कैप्टन क्या था? लंगड़ा था। फिर भी वो क्या कर रहा है? कैप्टन लंगड़ा होने के बाद भी जो मूर्ति बनी उसके ऊपर चश्मा लगाकर अपनी देशभक्ति बताता है। यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस है, हमारे नेताजी, जिनको हम नेताजी कहते हैं, उसकी मूर्ति कैसे बनी? उसके अंदर जो मूर्तिकार थे, कौन थे? मोतीलाल वाकाई। उन्होंने क्या थे? मूर्ति बनाई थी, पर मूर्ति पर कुछ ऐसी चीज थी जो वो लगाना भूल गए। तो वो कौन लगाता था? कैप्टन। तो हम देखेंगे कि कैप्टन ने कैसे अपनी देशभक्ति बताई। कैप्टन के मर जाने के बाद बच्चों ने भी अपनी देशभक्ति कैसे बताई, और हम देखेंगे कि अभी की जो सदी है उसमें भी बच्चों में और बड़ों में कैसे देशभक्ति को देखा जा सकता है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। आइए हम कहानी पढ़ते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अभी जो हमने पढ़ा इस पाठ में, कस्बे का नाम, वो जगह है, उस कस्बे से कौन जाते थे? हालदार साहब। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, मतलब वो जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था। इसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। मतलब कुछ ही पक्के मकान थे और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। मतलब लड़कों का स्कूल अलग था और लड़कियों का स्कूल अलग था। एक सीमेंट का छोटा सा क्या था? कारखाना था सीमेंट का। 2 ओपन एयर सिनेमाघर। ओपन एयर सिनेमाघर मतलब खुले सिनेमाघर थे। और एक ठो नगर पालिका थी, एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती। वहाँ नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ उस कस्बे में करती रहती थी, जो कस्बा था उसमें। कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा देती थी, मतलब टॉयलेट बनवा देती थी और सड़कों को पक्का करवा देती थी। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। कबूतरों की छतरी आप देखते हो ना, जिसके अंदर दाना डालते हैं, और कभी कवि का सम्मेलन आयोजित करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब नगर पालिका के जो एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़े, उन्होंने क्या सोचा कि हम ये जो शहर का मुख्य बाजार है, वहां पर चौराहा होता है ना, आपको पता है चौराहे क्या होता है? 4 रास्ते होते हैं। तो चौराहे पर क्या किया उन्होंने? कहा कि हम नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस का क्या करेंगे? एक संगमरमर से बनी हुई प्रतिमा को लगवा देंगे। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है।
बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में कि वो प्रतिमा किसने बनाई, कैसे बनाई। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। अब ये क्या बोल रहे, पूरी बात तो अब पता नहीं है, लेकिन देश में जो मूर्तिकार थे उनकी जानकारी नहीं होने पर वहाँ के लोगों ने क्या किया, बहुत मतलब उनको ऐसा लगा कि यदि अच्छी मूर्ति बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उतना बजट तो कहीं नहीं होगा और बजट से ज़्यादा लगा तो उन्होंने बहुत चिट्ठी पत्री लिखी मूर्तिकारों को मूर्ति बनाने में। तो नगर पालिका का टाइम बहुत क्या हो गया, समय जो था वो बर्बाद हो गया। फिर बोर्ड के जो शासना अवधि थी वो क्या होने वाली थी, समाप्त होने वाली थी। मतलब वो जो बोर्ड के अध्यक्ष थे अब उनका क्या होने वाला था, फिर से चुनाव होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय कलाकार मतलब जो वहाँ पर स्थानीय मतलब जो उसी कस्बे में रहते थे उन्हीं को अवसर देने का क्या किया, निर्णय लिया। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे वो इकलौते। उनका क्या नाम था, मोतीलाल जी। उनको ये काम सौंप दिया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। उन्होंने क्या किया, मैं 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, मतलब वहाँ पर रख दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। मूर्ति किसकी थी, संगमरमर के पत्थर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मतलब टोपी से लेके उनकी जो टोपी थी उसके नोक से लेके उनका जो दूसरा बटन था, मतलब जो कोट पहनते थे उसका दूसरा बटन था, उससे कितनी फुट थी वो ऊंची, 2 फुट, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, बेस्ट थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। नेताजी कैसे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर, कुछ मासूम और कमसीन। ऐसी मूर्ति बनाई थी कि वो मासूम से लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे। कैसी वर्दी थी, उनको कैसे कपड़े मतलब उनके बनाए थे, फौजी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे। उन्होंने नारे दिए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था और सराहनीय मतलब उनकी प्रशंसा लायक था। केवल एक चीज़ की कसर थी कि जो देखते ही खटकती थी। क्या देखते ही खटकता, एक चीज़ की कसर थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या था, चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। क्यों, क्योंकि वो मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गए थे। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सचमुच का चश्मा था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना मतलब देखा। जब हालदार साहब वहाँ उस कस्बे से गए, वहाँ एक पान की दुकान थी, वहाँ पान खाने रुके तो उन्होंने देखा। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई कि भाई एक कौतुक भरी उनके चेहरे पर क्या हो गई, मुस्कान आ गई कि ये चश्मा, वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मतलब अच्छा लग रहा है, ये आइडिया ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति तो क्या है, पत्थर की, लेकिन चश्मा कैसा है, रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। फिर उनकी जो जीप लेकर आते थे, है ना, उससे वो क्या हो गए, आगे चले गए, फिर भी मूर्ति के बारे में सोच रहे थे। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, मतलब उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। सराहनीय ही कहना चाहिए भाई, नागरिकों ने बहुत अच्छा काम किया। वो मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया तो उन्होंने रियल चश्मे पहना दिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज़ होती है। वो क्या बोल रहे हैं कि रंग रूप कद का नहीं होता। क्या होता है, मूर्ति चाहे कैसी भी हो लेकिन उनको बनाने की जो देशभक्ति की भावना है वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब दूसरी बार जब गए तो उन्होंने मूर्ति के अंदर कुछ अंतर दिखाई दिए। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा क्या था, दूसरा था। पहला कैसा था, काली फ्रेम वाला था, अभी चश्मा क्या है, दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले कैसा था, मोटे चौकोर चश्मे थे, आप देखते हो ना चश्मों की फ्रेम अलग अलग होती है। अब तार के फ्रेम वाला कैसा था, गोल चश्मा था। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, वाह भाई क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती। बोले क्या आइडिया है, मूर्ति तो क्या है, कपड़े नहीं बदल सकती। हम कपड़े बदल सकते लेकिन मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मे तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, तीसरी बार आए तो फिर उनको नया चश्मा दिखा। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। वो हर बार उनकी आदत हो गई चौराहे पर रुकना और उस मूर्ति को देखना।
पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुदम्य हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, ओ भाई क्या बात है। कौतूहल मतलब उनको बहुत जिज्ञासा हुई जानने की कि क्या बात है, ये रोज नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है। देखो यहाँ पर पूछा, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, मतलब पान वाले ने क्या खाया हुआ था, पान। वह एक काला मोटा, अब पान वाला व्यक्ति कैसा था, काला था, मोटा था, खुश मिजाज मतलब हमेशा खुश रहने वाला आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, मतलब उसकी आंखों में क्या हो गई, एक मुस्कुराहट सी आ गई। उसकी तोंद थिरकी, तोंद मतलब वो मोटा था तो उसकी तोंद थी, मतलब पेट बाहर था तो वो क्या हंसने लगा, तो वो थिरकने लगे। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे क्या किया, पान फूका, अपनी लाल काली बत्ती सी बताकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। वो क्या बोलता, अपनी लाल काली बत्ती सी निकाली, मतलब अपने दांत दिखाए और वो काले और लाल हो गए थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत पान खाता था। फिर क्या बोलता है, ये तो चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। फिर वो पूछता है क्या करता है, हालदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया। चश्मा चेंज करता है। क्या करता है, हर बार चश्मा कौन चेंज करता है, कौन बदलता है, चश्मे वाला। पान वाले ने उनको समझाया, क्या मतलब, कोई चेंज कर देता है, मतलब हर बार कोई बदल देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई ग्राहक आ गया समझो, अब वो समझाता है कि यदि चश्मे वाले के पास कोई ग्राहक आ गया, कोई लेने, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। अब उसने चश्मे तो सुभाष चंद्र जी को चढ़ा दिए थे, नेताजी को, लेकिन अगर कोई आता है उसको अगर चौड़े चौखट के चाहिए तो वो मूर्ति वाले को दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। फिर क्या करता है, मूर्ति से उसको लेके ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता है। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आने लगी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। अब चश्मे वाले का नाम क्या था, कैप्टन। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। अब उसका नाम कैप्टन था और वो क्या, उसको नेताजी का ना अगर चश्मा नहीं होता था उनकी मूर्ति पर तो उनको अच्छा नहीं लगता था, बल्कि आहत करती थी, मतलब उसको कष्ट पहुंचाती थी। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, देखने में क्या लग रहा, असुविधा हो रही, ऐसा कैप्टन को लगता था। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी, उसमें क्या करता था, फ्रेम जो होती थी उसको उस मूर्ति पर लगा देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती जैसी मूर्ति पर लगाओ, मतलब दरकार मतलब वैसी फ्रेम चाहिए होती थी जैसी मूर्ति पर है। तो वो मूर्तिकार क्या करता था, कैप्टन, चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वो क्या करता है ना, उनसे माफ़ी मांगता था, चश्मा उतार कर मूर्ति से ग्राहक को दे देता और दूसरा जो चश्मा था वो नेताजी को चढ़ा देता था। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। फिर उन्होंने उसकी प्रशंसा की। देखो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये चश्मे वाला है, इसका नाम कैप्टन, और ये क्या है, उसकी एक छोटी सी दुकान है, फ्रेम है, वो यहाँ पर नेताजी का फ्रेम बदल रहा है, दिखाई दिया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। उनको अभी भी समझ में नहीं आया। फिर उनका इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में खा चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, मतलब दुकान दिन में समय था, दोपहर मतलब दिन का समय था, तो दुकान पर भीड़ नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, फिर उसकी तौन थिरकी, कत्थे से डंडी फेंक पीछे मुड़कर, फिर उसने कत्था जो लगा रहा था पान पर वो डंडी को वहाँ पर रखा, पीछे मुड़कर थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जो मोतीलाल मास्टर थे वो बनाना भूल गए। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। उसके लिए, पान वाले के लिए तो ये मज़े वाली बात थी, लेकिन हालदार साहब सोचने लगे, चकित हो गए, आश्चर्यचकित कि ऐसा भी हो सकता है। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। कौन था, एक अध्यापक होते हुए चश्मे बनाना भूल गए। बेचारों ने महीने भर में मूर्ति बनाकर क्या कर दी, वहाँ पर रख दी। वादा तो किया था, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। भाई कांच वाले ने ये सोचा होगा कि भाई ये जो संगमरमर की मूर्ति है इसके ऊपर कैसे चश्मा लगाया पाए, या कोशिश ही नहीं की होगी, या कोशिश की होगी तो क्या होगा, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। उन्होंने कितनी सारी चीज़ें बताई है, तो कांच वाले ने मना कर दिया होगा, या वो खुद भूल गए होंगे, या कोशिश की होगी लेकिन असफल रहे होंगे, या फिर चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा लेकिन वो निकल गया होगा। उफ, इतनी सारी बातें किसने सोच दी, हालदार साहब ने।
हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। क्या लग रहा था? कौतुक भरा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समकक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? फिर वो क्या करते, कौतुक भरे, मतलब उनको ये सारे मतलब है ना जिज्ञासा होती थी ये सब, तो उन्हीं के ख्यालों में खोते पान वाले को उसने पैसे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, इस देशभक्ति को नतमस्तक मतलब नमस्कार किया और आगे बढ़े। फिर वापस से रुके और मुड़कर पान वाले से पूछते हैं, क्या ये जो हमारे कैप्टन है वो सुभाष चंद्र के दोस्त है, उनके साथी है या किसी आज़ाद हिंद फौज में थे? पान वाला नया पान खा ही रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर उसने क्या किया, पान वाला पान खा रहा था, उसको रोका। ठीक है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, और ये जो कैप्टन था वो कैसा था, लंगड़ा था, पागल है पागल। वो पान वाला क्या उसको बोलता था, पागल है। वो देखो वो आ रहा, आप अभी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका। कहीं बोला आप उससे बात कर लो, उसकी फोटो वोटो कहीं छिपवा दो, ये तो पागल है, क्या लंगड़ा है क्या फौज में जाएगा। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उनको अच्छा नहीं लगा कि पान वाले ने उस कैप्टन का क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया मतलब आश्चर्यचकित, बहुत चकित हो गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर अभी अभी एक गली से निकलते हुए और एक बंद दुकान के सहारे अपना बास टिका रहा था। अब वो क्या था, वो जो कैप्टन थे कैसे थे, बूढ़े थे, मरियल से थे, मतलब बहुत ही पतले थे, लंगड़े थे। ठीक है, और गांधी जैसी उन्होंने, देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, गांधी जैसी उन्होंने क्या कर रखी थी, टोपी पहनी थी और आंखों पर कैसा था, काला चश्मा था। उनके पास क्या थी, एक संदूक ही नहीं थी, ये दिख रही है आपको, एक संदूक नहीं थी। और उनके पास क्या था, उन्होंने क्या किया, ये बांस की जो लकड़ी है उसके ऊपर एक फ्रेम थी, यहाँ मतलब एक लकड़ी का तख्ता था, उसके ऊपर उन्होंने क्या कर रखे थे, चश्मे टिका रखे थे। फेरी लगाता हालदार साहब चक्कर में पड़ गए और वो क्या करता था, फेरी लगाकर अपने चश्मों को बेचता था, मतलब इधर से उधर जाकर। पूछना चाहते हैं इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब वो बोल रहे कि इसे कैप्टन क्यों कहते थे, क्या ये इसका वास्तविक नाम है। वो पूछना चाहते थे कि इसको कैप्टन क्यों कहते, क्या ये इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब मैं इसके बारे में और बात करने को तैयार नहीं, अब मेरे को इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। किसके बारे में, कैप्टन के बारे में। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर को भी ये सब सुनना था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब को काम था, वो जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पे बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। 2 साल तक वो वहाँ से जाते थे और मूर्ति को देखते थे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर फ्रेम वाला, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा तो कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। गोगो चश्मा होते हैं ना बड़े बड़े, या तो वो होते थे, कभी कभी काले चश्मे, कभी धूप के चश्मे, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। कौन लगाता था, ये कैप्टन। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, ना गोल, ना लाल, ना काला, ना धूप वाला, कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और जो पान जहाँ पर हालदार साहब खाते थे वो दुकान बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें भी क्या थी, बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है। फिर वो वापस आए, उन्होंने पान खाया और पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला क्या हो गया, उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर जो पान खा रहा था उसको क्या किया, नीचे थूका और सिर झुकाकर बोला, अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हो। फिर वो जब रोया तो उसने क्या किया, अपना जो धोती होता है उससे आंखों को पोंछा और बोला, साहब कैप्टन मर गया। जो ये चश्मे लगाते थे वो कैप्टन क्या हो गए, मर गए। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, और हालदार साहब उसके बाद कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल क्या हुए, चुपचाप रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। क्या किया, पान के पैसे को चुकाया और जीप में बैठ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब ये बोल रहे ऐसे कौम का क्या होगा, मतलब ऐसे लोगों का क्या होगा जो देश के खातिर, जो जवान अपनी ज़िंदगी कुर्बान करते हैं, उनके ऊपर तो हंसते और अपना
अपने को बहुत अच्छा बताने के लिए क्या करते हैं, मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गए वो। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। फिर 15 दिन बाद क्या हुआ, वापस से वहाँ से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, कस्बे में घुसने से पहले क्या ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। बोले मूर्ति तो वहीं होगी, प्रतिष्ठापित मतलब वहीं होगी, लेकिन उनके चेहरे पर क्या नहीं होगा, चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए हैं। और कैप्टन भी क्या हो गया, मर गया, जो चश्मे लगाता था। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। वो बोलेंगे वहाँ रुकेंगे भी नहीं, मूर्ति को भी नहीं देखूंगा मैं उसकी तरफ, ना मैं पान खाऊंगा, सीधे हम निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर क्या करना, रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर, वो क्या थे, आदत से मजबूर थे। उन्होंने क्या किया, आंखें चारों ओर लाते हुए मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, फिर जोर से चीखे, ड्राइवर गाड़ी रोको, मतलब रोको। जीप क्या करे, स्पीड से रुक जाती है। ड्राइवर ने जोर से क्या करा, ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जो रास्ते पर चल रहे थे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। अभी तो जीप रुकी भी नहीं थी और हालदार साहब ने क्या किया, जीप में से कूद कर जो मूर्ति थी उसकी तरफ दौड़ने लगे। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। क्या था, सरकंडे से बना हुआ। सरकंडा क्या होता है, एक तरह की लकड़ी होती है जिसमें क्या होता है, ऐसे ग्रंथिल मतलब गुथी हुई लकड़ी होती है, उससे बना हुआ चश्मा पहनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों ने बनाया हो। हालदार साहब बहुत भावुक हो गए। हालदार साहब क्या हो गए, बहुत भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। और आंखें भर आना मतलब क्या हुआ, उनके आंखों से क्या आने लगे, आंसू आने लगे। तो आपने देखा ना कि इस कहानी के माध्यम से बताया है कि कैसे जो सुभाष चंद्र बोस थे, मूर्तिकार, उनके ऊपर जो मोतीलाल थे वाकई वो चश्मा बनाना भूल गए। तो कैसे पहले कैप्टन ने देशभक्ति बताई और बाद में वहाँ के जो छोटे बच्चों थे उन्होंने सरकंडे का चश्मा बनाकर देश के लिए अपनी देशभक्ति को बताया, जिससे क्या पता चलता है कि आज की दुनिया में भी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर क्या है, देशभक्ति की भावना जागृत है। थैंक यू।